हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसटी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें अपन लोग बात करने वाले हैं लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में और इनका सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाला जाता है। तो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? ये एक तरीके के मैट्रिक्स इक्वेशन ही होती है, बस केवल इसमें जो राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशंस क्या होती है, तो उसको क्लास 12 में याद करो तुमने। अपन लोग शुरू करते हैं क्लास 12 की कुछ यादों को। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो कहा जाता है कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द इक्वेशन थ्रू द मैट्रिसेस फॉर्म, या फिर हिंदी में सुन लो, इस तरीके से कहा जाता था कि दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। कि होता क्या था, इसमें अपन लोग सबसे पहले क्या करते थे, इसका कंपेयर कर लेते थे इस तरीके से, ax इज इक्वल टू बी। अभी जो ए होता था ना, ये एक मैट्रिक्स बनाते थे अपन लोग, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखते थे। ए में क्या आते थे, कुछ कोफिशिएंट्स वगैरह लिखते थे, जैसे जो नंबर लिखे 3 2 3, तो इन्हीं को ऐसे लिख देते थे। देखो 3, फिर देखो माइनस का 2 ना, माइनस का 2, फिर ऐसे 3 आ रहा है ना, 3 लिख दिया। ये 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 लिख दिया। ऐसे 4 लिख दिया, माइनस का 3 लिख दिया, 2 लिख दिया। इसको ऐसे डिब्बे के अंदर बंद कर दिया, ये कहलाएगा ए। बिल्कुल इसी तरीके से x जो लिखा है ना, अब x की जगह पर अपन क्या लिखते थे, x की जगह पर एक ये मैट्रिक्स बनाते थे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में अपन लिख देते थे x y, और ये देखो z है ना, इन सबको लिख देते, इन सबको लिख देते। देखो ऐसे लिख दिया x y और ये लिख दिया z, ठीक है। फिर ऐसे इक्वल टू का निशान लगाते थे, और ये जो b लिखा है ना, b की जगह पर अपन एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते थे, जैसे ऐसे कॉलम मैट्रिक्स बनाते थे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में अपन ये जो इक्वल के बारे जो नंबर लिखे ना 8 1 4, इनको लिख देते थे 8 1 4। देन इसके बाद इनको जिस तरीके से भी सॉल्व करना होता था सॉल्व करते थे, तो यही कहलाता था ax इज इक्वल टू बी। इसी को कहा जाता था मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या कहते थे इसी को? मैट्रिक्स इक्वेशन। समझ में आया? क्यों, ये कैसा रहेगा? गुड सर, मन कर रहा है कि सीटी बजाऊं। सिर्फ सीटी से काम नहीं बनेगा, मुझे अलग करना होगा। एक काम करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होता है, क्योंकि एग्जांपल से समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और हमने यहाँ पर इसलिए ले रखे हैं कि एग्जांपल इसमें कुल मिलाकर के 3 इक्वेशंस हैं। अब अपन इनकी मदद से बनाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कंपेयर कर लो ax बराबर b। अब इसके बाद a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ये 5 है 10, इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं 2 3 1 1 5 एंड 10। देन उसके बाद अगर अपन x की बात करें तो x में अपन किसको लिख सकते हैं, इन सबको लिख सकते हैं, जो x और ये y है, ये x ये y ये x ये y, और इसको लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाता है, होता है जो इस तरीके से, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल टू b में क्या लिखेंगे, b में जो कि हमारे पास है एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ये जो कि लिखा हुआ है 0 0 0। तो फिर ये जो हमने लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं, a लिखो इंटू में x लिखो और इज इक्वल टू के साथ b लिखो, बिल्कुल लाइन से जिस तरीके से ये लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। चलो देखो यहाँ पर लिखा 2 3 1 1 5 10, ठीक है, और इंटू में आ गया यहाँ पर x और y, और इज इक्वल टू में क्या आ गया 0 0 और ये 0। तो फिर ये जो फॉर्मेट अपन ने लिख रखा है ये बिल्कुल इस तरीके से मिल रहा है ax इज इक्वल टू b के तरीके से, तो इसी फॉर्मूले को बोला जाएगा। अब इसको अपन कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। अपन ने 3 लीनियर इक्वेशंस को मिलाकर के बनाया यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। ध्यान से देखो, इसमें राइट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके सब क्या है, 0 है, ठीक है। पर अगर ये 0 ना होते तो इसको अपन बोलते हैं नॉन लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। क्योंकि ये 0 है इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं कि लीनियर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि b वाला एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा, यानी कि जनरल फॉर्म जो होगा वो एक लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को लिखने का वो ये होगा ax इज इक्वल टू b की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 0। ये कुछ ज्यादा ही बेहतर तरीका है एक लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को लिखने का। तो अब हम करेंगे लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं इसको समझते हैं। क्वेश्चन में आपको कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और आपको इस तरीके से कुछ इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो भाई। तो सॉल्यूशन में हमें निकालना क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि घर में जाकर के खाना बनाओ, तो खाने में आपको बनाना है क्या, रोटी चावल बनाना है, चावल दाल चावल बनाना है, बिरयानी बनाना है, रोटी सब्जी बनाना है, क्या बनाना है, खिचड़ी बनाना है, ये तो आपको पता नहीं, बनाना है भाई खाना, लेकिन क्या बनाना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन सॉल्यूशन हमें निकालना क्या है, तो इसके सॉल्यूशन में हमें इसके टाइप्स बताने होते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप 2 टाइप्स के इसके सॉल्यूशन निकलते हैं, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके 2 टाइप के सॉल्यूशन निकलते हैं, फिर से सुनो, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें बस यही लिखना होता है कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का है, सॉल्यूशन ट्रिवियल टाइप का है या फिर नॉन ट्रिवियल टाइप का है। समझते हैं कि ट्रिवियल टाइप का सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल टाइप का सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद इसके x y और z का जो वैल्यू है ये अगर 0 आ जाए, x y z का जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, अगर ये 0 आ जाता है तो इसको बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन।
और अगर ये नॉन जीरो आ जाता है, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, तो इसको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और एक बात और ध्यान में रखो कि अगर कोई इसका सॉल्यूशन अगर निकलता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अगर अपन कोई मैट्रिक्स ले ले जो 3x3 ऑर्डर का है और इसका रैंक निकाले वो भी 3 आ जाए, तो अगर इसका रैंक भी 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 है, तो इस कंडीशन में इसको कहा जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस वाले मैट्रिक्स का निकलेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर इसका ऑर्डर 3x3 है और इसका रैंक मान लो 2 आ जाता है, 1 आ जाता है, मतलब 3 से छोटा आ जाता है, इसके ऑर्डर से इसका रैंक छोटा आ जाता है, ये होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अपन किसी मैट्रिक्स को देख करके भी इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं। इन बातों को थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखो। बाकी इनका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ये तो बच्चा एग्जाम्पल के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रख सकते हो और साइड में लिखा भी रहेगा। चलो भाई, अब शुरू करते हैं इस दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन करना। तो इसका सॉल्यूशन टोटल 3 स्टेप में होगा। स्टेप नंबर 1 सबसे ज्यादा हल्का है, उसके लिए परेशान मत होना, एक बार में समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 सबसे मेन स्टेप, उसको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना, उसी में सारा आंसर छुपा हुआ है, वो गलत हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 पे तो अपना आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कंपेयर करो इसको ax इज इक्वल टू b से। ax इज इक्वल टू b से, जो कि क्लास 12 से करते आ रहे हो। एक ही जगह पर अपन क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स लिखते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 1, y की जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1, यहाँ पे आएगा माइनस का 6, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये इस तरीके से आ जाएगा 1 और ये आएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब x की जगह पर क्या लिखते हैं, इन सबको लिखते हैं x, y और z को। तो यहाँ पे लिख दो x, y और z। और इसको कैसे लिखते हैं, तो एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, वैसे लिख दिया। अब इक्वल का निशान लगा, इक्वल के बाद अपन b लिखते हैं, b जो कि 0 0 0 है, 0 0 0, ये लिख दिया। अब इसके बाद अपन क्या, देखो इसका राइट हैंड साइड 0 आ रहा है, ये ax इज इक्वल टू b से बिल्कुल पूरी तरीके से मैच खा गया है। तो इसको अपन कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इतना लिखने के बाद कंपेयर करो, ये है a, ये है x और ये है b। तो a जो है इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया। अब इस a वाले मैट्रिक्स को बदलेंगे इक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में। अब इक्लोन फॉर्म क्या होता है, इक्लोन फॉर्म ये होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 बनाओ, जैसे कि ये 1 है, ये भी 1 है, इसको 1 बना देंगे। इस 1 के नीचे का एलिमेंट ये 0 होगा, ये 0 होगा, इस 1 के नीचे का ये एलिमेंट हमें 0 बनाना है। अब मतलब ये कि हमें इसको 2 को 1 में चेंज करना है, इस 3 को 0 बनाना है, इस 1 को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ठीक, अब ये करेंगे कैसे, इसमें अपन यूज करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, अब ये क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसको देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर अपन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगा करके इस वाले मैट्रिक्स को अपन बदलेंगे इस्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को इस्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, इस्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए अपन यहाँ पर से इस्तेमाल करेंगे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में अपन क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो रोज कॉलम्स को जोड़ सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उनकी जगह को, किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी बातें अपन ने ऑलरेडी बता रखी। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर इन सारे रूल्स को, इन सारे ऑपरेशंस को यूज करने वाले हैं। जैसे कि ये तो वन ऑलरेडी है ना, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, इस 1 के नीचे क्या चाहिए, 0 और 0। तो इस 3 को 0 अपन कैसे कर सकते हैं, अगर अपन इसमें 3 प्लस करें तो प्लस का 3 आएगा और ये माइनस का 3 तो 0 हो जाएगा। प्लस का 3 हम कहाँ से लाए, अगर अपन रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, रो 1 को अगर अपन इस पे ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ये बात अपन ने लिखी कि रो 2 की जगह पर अपन लिख रहे हैं रो 2 प्लस 3 रो 1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस बात को अपन लिख देते हैं यहाँ पर। ये 1 को तो कुछ किया नहीं है, 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये माइनस का 6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, रो 2 की जगह पर अपन लिख रहे हैं 3 प्लस रो 1, रो 2 प्लस 3 रो 1। तो अपन इसमें अगर जोड़ेंगे तो प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाए 3, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस का, और इसमें जोड़ेंगे 2 को, तो 2 इसमें से लेस हो जाएगा, बचेगा माइनस का 16। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 16। आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको भी हमें 0 करना है, इसको भी हमें क्या करना है 0, क्योंकि 1 के नीचे हमें क्या चाहिए होता है 0 0। इस लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए 1 के नीचे हमें क्या चाहिए होता है 0 0। तो हमें इस 1 को भी 0 करना है, तो इस 1 को 0 करने के लिए अपन क्या करेंगे, रो 3 में अगर अपन रो 1 को लेस कर दे तो 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 0। तो अपन ने यहाँ पे लिख रखा है कि रो 3 में से रो 3 माइनस रो 1 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से अपन इसमें से 1 माइनस 1 करेंगे तो ये तो माइनस का ऑलरेडी, तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अपन करेंगे माइनस, इसमें से हो जाएगा प्लस का, देखो कैसे, अपन रो 3 यहाँ पे क्या लिख रहा है, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 क्या है, रो 3 है यहाँ पर मेरा 2, यहाँ पे लिख देंगे 2।
ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान लगाओ क्योंकि अपन माइनस कर रहे हैं रो वन को, तो रो वन क्या है माइनस का सिक्स, तो माइनस का सिक्स यहाँ पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो टू सिक्स कितना हो जाएगा मिलकर के यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या करा रिप्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या कहा था कि डायगोनल्स में हमें क्या चाहिए होता है, वन चाहिए होता है। जैसे कि हमें ये क्या चाहिए, वन चाहिए, है ना, ये हमें क्या चाहिए वन, फिर इसके नीचे हमें क्या चाहिए होगा जीरो। ठीक, तो इसको अपन वन कैसे कर सकते हैं, अगर अपन इस पूरे रो को अगर अपन फोर से डिवाइड कर दे तो फोर वन फोर हो जाएगा, यानी कि हमें वन मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। तो बस इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा वन। तो चलो करते हैं, ये आ गया वन, ये आ गया वन, ये आ गया माइनस का सिक्स। इसको अपन क्या कर रहे हैं, रो टू को अपन क्या कर रहे हैं फोर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस बात को अपन यहाँ पे लिख दिया कि रो टू डिवाइडेड बाई फोर। तो ये जीरो को डिवाइड करेंगे फोर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फोर को डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, सिक्सटी को डिवाइड करेंगे, सिक्सटीन को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का फोर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें इस वन के नीचे भी हमें इस टू को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो ये तो जीरो ऑलरेडी, इसको जीरो लिख दो। इस वन के नीचे हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो जीरो के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस टू को जीरो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इस टू को अगर हमें जीरो करना हो, इस टू को कैसे जीरो कर सकते हैं, देखो रो टू को अगर अपन टू से मल्टीप्लाई करें फिर इसमें जोड़ दें, है ना, रो टू अगर अपन टू से मल्टीप्लाई करें फिर इसमें जोड़ दें, तो देखो ये वन है, ये वन हो गया ना, ये अपन नेक्स्ट स्टेप में करें, लेकिन अपन डायरेक्ट यहाँ पे करना ताकि टाइम बचे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको करना, ठीक है, लेकिन अपन डायरेक्ट यहाँ पे इसलिए करें ताकि टाइम बचे। जैसे ये रो वन है, रो वन, अब रो टू कितना हो चुका है वन, अब अपन वन में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन या टू हो जाएगा, प्लस का टू और माइनस का टू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये अपन ने लिखा कि रो थ्री की जगह पे क्या लिख दो, रो थ्री प्लस टू रो टू, ये कितना आ जाएगा जीरो। ठीक, और जीरो में मल्टीप्लाई करके जीरो लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, माइनस का ये कितना हो गया फोर हो चुका है। अब इसको मत देखो, ठीक है, ये लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए। ठीक, लेकिन अपन जो है डायरेक्ट एक ही स्टेप में करें, तो अब इसको मत देखो, रो टू की जब अपन बात करें तो इसको देखना। ठीक है, रो टू में क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई करना, रो थ्री में ऐड करना है, रो थ्री इधर का देखना और रो टू इधर का देखना। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर टू से कितना हो जाएगा एट, लेकिन किसका होगा माइनस का एट होगा, किसका एट होगा माइनस का एट। ठीक है, माइनस का एट आएगा ना, टू फोर से कितना होगा माइनस का एट, और रो थ्री में कितना है प्लस का एट, इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो गया जीरो। तो इस तरीके से कितना मिल गया अपन को जीरो। अब काउंट करो कि इसमें कितने नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज, एक तो ये वन है और दूसरा ये कितना है टू। ठीक है, तो टोटल कितने मिल रहा है, टू मिल रहा है, तो इसका रैंक कितना होगा, रैंक अपन यहाँ से लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा टू। ठीक है, यही तो रैंक होता है कि जितने भी नॉन जीरो रोज हों उसी को बोलते हैं रैंक। ठीक है, इस लन फॉर्म से रैंक निकालने का तरीका यही होता है। ठीक, ध्यान से देखो अब आगे, अगर नहीं पता है तो इस बात को ध्यान से समझ लो। ठीक, वैसे ये पता होना चाहिए इस नॉन फॉर्म से रैंक कैसे निकाला जाता है, ये हो गया रैंक। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका जो ऑर्डर है ये कितना है, थ्री क्रॉस थ्री। ये जो अपन का मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर कितना, थ्री क्रॉस थ्री। देखो इसमें कॉलम्स कितने, वन टू थ्री, रोज कितने, वन टू थ्री, तो इसका ऑर्डर कितना, थ्री क्रॉस थ्री। और इसका जो रैंक निकल करके आया है वो इसके ऑर्डर से छोटा है। अगर इसके ऑर्डर से छोटा रैंक होता है तो याद करो हमने से पहले बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक जो इसका ऑर्डर से छोटा होगा तो एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो अपन यहाँ पर इस बात को लिख सकते हैं कि एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। क्या लिख सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये जो हमने बात लिखी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ये हमने इस ट्रिक की मदद से लिख दिया, लेकिन आप लोग अभी डायरेक्ट इस चीज को मत लिखना है। इसको लिखने से पहले एक काम और कर लेना, वो काम ये करना है कि जिसका सोल्यूशन निकल के ये जो इस मैट्रिक्स को भी अपने इस्लॉन फॉर्म में निकालना है। इस्लॉन फॉर्म, ये सोल्यूशन, ये इस्लॉन फॉर्म में जो अपने इसको तब्दील किया वो ये है ना, इसका इस्लॉन फॉर्म। इसको पहले यहाँ पे लिखो, इस्लॉन फॉर्म क्या है, वन जीरो जीरो वन वन जीरो माइनस सिक्स माइनस फोर जीरो। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, ए था, है ना, ए था ना, ये देखो यही था। अब ए के बगल में क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख दो जो कि है एक्स वाई जेड। ठीक, इसके बाद इज इक्वल टू का निशान लगा करके लिख देंगे जीरो जीरो, और ये भी आ गया जीरो। अब क्या करेंगे, इसके जो रोज हैं इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, ये वन एक्स से करेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। यहाँ पे जीरो एक्स से करेगा तो जीरो रहेगा, चलो ना लीजिए इसको, वन वाई से करेगा तो आ जाएगा वाई, है ना, माइनस का फोर z इज इक्वल टू जीरो, नीचे आने का पूरा जीरो जीरो हो गया। अब इसको सॉल्व करके अब अपन को क्या करना है, यहाँ से हमें निकालनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, फोर जेड आ रहा है, वाई इज इक्वल टू फोर जेड आ रहा है, वाई बराबर कितना आ रहा है फोर जेड। वाई बराबर देखो यहाँ से, ये इसको नाम दो इक्वेशन नंबर वन, और ये है इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू से अगर अपन वाई की वैल्यू निकाले तो वाई बराबर आ जाएगा फोर जेड। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस। ठीक है, ये क्या इतना आ जाएगा, वाई की जगह पर अपन कितना लिखेंगे, फोर जेड, यहाँ पे लिखो फोर जेड, और माइनस का सिक्स जेड ऑलरेडी है, इक्वल टू कितना आ गया जीरो। ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा टू जेड, है ना। तो जरा ध्यान से देखो कि ये कुछ ना कुछ एक नंबर आ रहा है, ये फोर जेड आ रहा है, ये टू जेड आ रहा है, एक सही आंसर नहीं आ पा रहा, जीरो नहीं आ पा रहा। मैंने देखा कि एक्स वाई का जो वैल्यू फोर जेड आ रहा है और एक्स की जो वैल्यू टू जेड आ रहा है, इसी तरीके से अपन देखा जाए तो जेड की जो वैल्यू, जेड का जो वैल्यू आएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा, देखो वाई बराबर फोर जेड है तो जेड बराबर जो है
y/4 नहीं हो जाएगा, है ना? लेकिन ये कुछ भी आ रहा हो, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है? 0 नहीं आ रहा है, ये कोई एक नंबर आ रहा है, ठीक? कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, है ना? हमें नहीं पता। ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, अगर x, y और z का जो वैल्यू है, अगर ये 0 आ जाता है तब तो ट्रिवियल होगा। और x, y, z के 0 के अलावा ए बी कुछ भी आ जाता है, ABC कुछ भी आ सकता है, तो वो आ जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अपन अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे लिख दूं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये बात लिखना बिल्कुल सही है। लीनियर ऑफ होमोजीनियस मैट्रिसेस के सॉल्यूशन को समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इसको कंपेयर किया जाता है ax इज इक्वल टू 20 और a क्या बनाते हैं? एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें अपन ये एलिमेंट्स लिखते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है y के साथ तो माइनस का 3, यहाँ z के साथ कुछ नहीं तो 1, है ना? यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो 1 है ना? यहाँ y के साथ क्या है तो 2, यहाँ z के साथ क्या है माइनस का 3 और यहाँ पे x के साथ क्या है 4, यहाँ पे y के साथ क्या है माइनस का 1 और यहाँ पे z के साथ क्या है माइनस का 2। इसको एक डिब्बे के अंदर बंद कर दो तो ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है? अब x में अपन क्या लिखते हैं? एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स अपन लिखते हैं x, y और z कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं। चलो लिख दो x, y और z लिख दिया, ठीक? फिर इक्वल का निशान लगाते हैं। फिर इक्वल के बाद जो भी हमारे पास 0 0 ही होगा तो 0 0 को ही लिखेंगे। अगर 0 0 नहीं होगा तो फिर ये होमोजेनियस मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये होमोजेनियस मैट्रिक्स है इसलिए इसमें 0 0 होगा। तो चलो भैया अब स्टेप नंबर 2 में एंट्री करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है? इन दोनों को बिल्कुल भूल जाओ, केवल इस वाले मैट्रिक्स को यहाँ पे उतार लो, इस वाले मैट्रिक्स को। तो चलो इसको सबसे पहले अपन नीचे उतार लेते हैं। क्या है ये? 2 है, माइनस का 3 है, 1 है, उसके बाद 1 2 माइनस 3, फिर कितना है 4 माइनस 1 और माइनस का 2। अब इसको जो है ना, इस वाले मैट्रिक्स को हमें इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। चेंज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, और चेंज करके हमें इसका ना रैंक निकालना होता है। इक्विवेलेंट फॉर्म में एक मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि सबसे ऊपर वाले ये जो एलिमेंट है ना, इसको भाई 1 कर दो। इसको क्या कर दो? 1 कर दो। इसको 1 कैसे कर सकते हैं? तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम ये जो रो 2 है, ये रो 2 है ना 1, अगर रो 2 अगर अपन ऊपर भेज दे, रो 2 अगर ऊपर चला जाए तो ऊपर 1 आ गया भाई। तो यहाँ पे कर दो, क्या कर दो? रो 1 और रो 2 को क्या कर रहे हैं? जगह को अपन क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। जगह को अगर अपन रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो भैया तुम ये जो रो 2 बने घूम रहे हो ना, अब तुम 2 नहीं बेटा, तुम अब 1 की जगह पे आ जाओ। तो 1 की जगह पे आ जाएगा 1 2 और ये माइनस का 3, और ये जो रो 1 बना घूम रहा है ना, अब इसको इसके नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 और ये 1, ठीक है? और 4 को तो अपन ने कोई छेड़खानी की नहीं, तो इसलिए 4 ऐसे ही रहेगा 4 माइनस का 1 और ये रहेगा माइनस का 2। मतलब ये कि हमको यहाँ पर 1 चाहिए था और हमको 1 मिल गया। अब इस 1 के नीचे जो 2 और ये जो 4 है ना, अब हमें ना इसको 0 बनाना होगा। अब हमें इस 1 के नीचे क्या चाहिए? 0 और 0, यानी 2 को हमें 0 करना है, 4 को भी हमें 0 करना है। तो भैया 2 कहाँ आ रहा है? रो 2 में आ रहा है। देखो रो 2 में 2 आ रहा है। अगर हम एक काम करें, रो 2 में से अगर हम रो 2 में से माइनस कर दें 2 रो 1, ठीक है? यानी कि अगर हम रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 को इसमें से माइनस करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 0, ठीक है? यानी हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से हमें 4 को भी 0 करना है। तो 4 किस में आ रहा है? रो 3 में। तो अगर हम रो 3 की जगह पर अगर लिख दे, रो 3 में से माइनस कर दे 4 इंटू में रो 1, यानी कि रो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर 4 में से माइनस कर देंगे, रो 3 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यानी हमें 2 0 मिल जाएगा, 4 0 मिल जाएगा। तो चलो भाई अब इसी काम को अपन यहाँ पे जो हमने लिखा था इसको अपन करते हैं। तो हमने किस में चेंजमेंट किया है? रो 2 में और रो 3 में। हमने रो 1 में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, तो रो 1 में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। रो 1 जैसा था उसको वैसे उतार देंगे। तो रो 1 को ऐसे उतार दे रहे हैं जो कि 1 2 माइनस का 3, यहाँ पे लिख दो 1 2 माइनस का 3, है ना? रो 2 की जगह पर अपन क्या लिख रहे हैं? रो 2 माइनस 2 रो 1, यानी कि रो 2 में से 2 रो 1 को माइनस करो, 2 में से जाएगा 2 तो बचेगा कितना? 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा कितना हो जाना है? 4 माइनस का 3, इसमें से माइनस कर रहे हैं रो 1 को तो माइनस का आ जाएगा 7, है ना? माइनस का आ गया 7। अब ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर 1, है ना? रो 2 कितना है? 1 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 कितना हो जाना है? 6, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। देखो रो 2 कितना है? 1, ठीक है? इसमें से अपन माइनस कर रहे हैं 2 रो 1, तो माइनस पहले से लिखा, फिर ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा? 6 से कितना हो जाएगा? प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है? इसी तरीके से अब ध्यान से देखो, अपन रो 3 में भी चेंजमेंट कर रहे हैं। रो 3 में अपन क्या कर रहे हैं? रो 3 माइनस 4 रो 1, तो ये हो जाएगा कितना? 0, ठीक है? 0 हो गया। इसके अलावा जब अपन इसमें देखो माइनस का 1 है ना, माइनस का 1, इसमें से अपन माइनस करेंगे कितना? माइनस का 2 3 जा कितना हो जाएगा? 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, माइनस का 8 और माइनस का 1 मिलकर हो जाएगा माइनस का 9। इसी तरीके से यहाँ पर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा कितना हो जाएगा? सॉरी 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12, किसमें से माइनस कर रहे हैं? इसमें से। तो ये रो 3 कितना? माइनस का 2 और माइनस का निशान लगाओ, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 12, यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का बचेगा 10। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक? अब हमें क्या करना है? हमें तो इनको स्लैन फॉर्म में चेंज करना है। स्लैन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसको भी बंद करना है, इसको भी बंद करना है। ये किसमें आ रहा है? रो 2 में आ रहा है। तो एक काम करो, रो 2 पे क्या कर दो? रो 2 को 7 से डिवाइड कर दो, रो 2 डिवाइडेड बाय 7 कर दो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 7 1 जा 7 7 1 जा 7, यानी कि ये कैंसिल आउट होकर 1 मिल जाएगा, और हमें इसको बंद करना था। ये तो मुफ्त में हो रहा है, इसको हमें मतलब ये इसको बंद करना है, ठीक? तो हमारा ये भी बंद हो जाएगा,
कर दे रहे हैं, ये आ गया 1 भैया, इसमें तो कोई छेड़खानी की नहीं, -3 ऐसे ही रहेगा। ये 0 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, -7 में डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, प्लस के 7 में डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, -9 ऐसे ही रहेगा, ये 10 ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अब इस 1 के नीचे हमें इसको भी क्या करना होगा, इस 9 को भी हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा। अब इस 9 को 0 कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर अपन एक काम करते, रो 3 में आ रहा है ना, रो 3 में अगर अपन एक काम करें, रो 3 की जगह पर अपन लिख दे रो 3 प्लस 9 रो 1, सॉरी रो 2। देखो यहाँ पर शायद एक मिस्टेक कर दी, देखो माइनस का 7 है, 7 को अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का ही 7 आएगा, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर अपन जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर बल्कि अपन माइनस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस करेंगे। देखो क्यों करेंगे, देखो रो 3 जगह पर अपन करेंगे रो 3 माइनस का 9 रो 2, देखो इससे क्या होगा, रो 3 कितना है, ये है रो 3 0, सबसे पहले पहले वाले को करते हैं, एक काम करो पहले इसको उतार लो, जिसको उतारना है 1 2 -3 ये उतार दिया, उसके बाद ये 0, ये -1 और ये 1 ऐसे उतर गया, ठीक है। अपन छेड़खानी किसमें कर रहे हैं, अपन छेड़खानी कर रहे हैं रो 3 में, तो रो 3 में क्या कर रहे हैं, रो 3 माइनस का 9 रो 2, यही कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं। तो रो 3 कितना है, यहाँ पे देखो 0, 0 में से माइनस करेंगे किसको, रो 2 को, रो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, फिर 0 को माइनस करोगे कितना रहेगा 0, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी तरीके से 9, यहाँ पे लिखो पहले माइनस का 9, इसमें से अपन को माइनस करना है किसको, 9 रो 2 को, इसमें अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 होगा, लेकिन माइनस का, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा मिलकर के 0, ये हो गया 0, हमें इस 1 के नीचे 0 चाहिए था, 0 मिल गया, ठीक है। अब रो 3 पे कितना है 10, यहाँ पे लिखो 10, 10 माइनस, माइनस कितना करना है हमें 1, इसमें अपन रो 2 को, रो 2 अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 9 9, ठीक है। यहाँ से माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1, यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 1। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये अब हमारा स्लेन फॉर्म में चेंज हो चुका है, क्योंकि डायगोनल्स के एलिमेंट 1 1 1 और 1 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं 0 0, ठीक है। अब इसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं, तो कितने हैं, देखो 1 2 3, कितने हैं 3, ठीक है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना निकल के आ गया 3, इसका रैंक कितना हो गया, रैंक, या फिर ऐसे निकालते हैं रो ऑफ, इस मैट्रिक्स को नाम दे दो ए, तो रो ऑफ ए निकल के कितना आ गया 3। अब ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 3 क्रॉस 3 है, देखो कॉलम्स कितने 1 2 3, रोज कितने 3, कॉलम कितने 1 2 3, कॉलम ऐसे जो लंबे लंबे होते हैं, कॉलम भी 1 2 3 और रोज भी 3, यानी इसका ऑर्डर कितना 3 और इसका रैंक भी कितना आ गया 3। और रूल याद करो, हमने बताया था नेचर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है। अब देखो हमने ना इसको इस फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, है ना, Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, ठीक, लिख दिया। अब क्या करो, अब इसके ये जो रोज है ना, रोज रोज इसको इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का x में करेंगे तो हो जाएगा x, है ना, प्लस आ जाएगा 2y और आ जाएगा माइनस का 3z इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे नीचे वाले में 0x होगा तो x को मत लिखो, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर y और प्लस का आ जाएगा z, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो z बराबर कितना आ जाएगा 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 z में करें तो z बराबर कितना है 0। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से z बराबर 0 तो इक्वेशन नंबर 3 से साफ साफ दिख रहा है। अब z बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 पे रख दो, क्या आ जाएगा माइनस का y प्लस z की जगह पे रखेंगे 0 बराबर में 0, यानी कि अपन यहाँ से कह सकते हैं कि y बराबर भी कितना आ रहा है 0, y बराबर भी अपन 0 कह सकते हैं, माइनस को उधर भेज दोगे तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आगे देखो, आगे अब अपन क्या कर सकते हैं, अब एक काम करो, हमें z बराबर भी 0 मिल गया और y बराबर भी 0 मिल गया। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो x आ गया प्लस प्लस आ गया 2y को लिख दो यहाँ पे 2y माइनस माइनस लगा दिया 3 लिख दिया z लिख दिया इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। y की जगह पे कितना लिख सकते हैं 0, क्योंकि y कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 0 और माइनस 3z की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि y z भी कितना है 0, तो 0 बराबर कितना आ गया 0, यानी कि x बराबर कितना आएगा 0। देखो y की जगह पे 0 लिखा, 0 2 से मल्टीप्लाई करेगा 0 होगा, z की जगह पे 0 लिखा क्योंकि z 0 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 0 होगा, फिर x बराबर भी कितना आ गया 0। अब ध्यान से सुनो, किसी भी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसमें x, y और z की वैल्यू अगर तीनों 0 आ जाता है तो इस कंडीशन में अपन कहेंगे कि उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें बस यही लिखना होता है, बस अब इतना करने के बाद सीधे लिख दो कि क्योंकि x, y और z की वैल्यू कितनी 0, सो दैट गिवन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसा होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। रीजन के साथ, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें x, y और z तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, बाकी बहुत अच्छी बात है कि समझ। तो अगर आप इस अकेली वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो मुबारक हो, क्योंकि आप तीन चीजों को निकालना सीख चुके हैं। पहला तो आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीख चुके हैं, दूसरा आप किसी भी मैट्रिक्स का स्लेन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीख चुके हैं, तीसरा आप जो सीख रहे थे लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है। तो तीन चीजों को सीख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, लगे रहो।